Hello students, as we are continuing chapter number 3 of Indian economy, and now we are continuing with our next lecture, that is globalization. So today we are going to discuss on this topic. Earlier we have discussed on liberalization as well as privatization. What was the important topics of liberalization we have discussed. Then in privatization, which was discussed in the previous videos. So basically we have discussed about the disinvestment policy of government, as well as how private sector should be given more privileged and importance. Thereafter we have discussed about Maharatna, Miniratna, Navratna, these type of group of companies. We have done a short discussion, and yes, the lecture based on Maharatna, Miniratna and Navratna, I'll take the class of those Ratnas companies in a particular lecture. But today, in this video, we are here to discuss about globalization. What is it? What are the importance of globalization? Why was the need to implement globalization for India? What were the factors that were the factors which had made an impact on Indian economy? So these all topics are there which we'll discuss today's lecture, as well as one of the most important topic under the globalization is outsourcing. So what is outsourcing? It will also be the part of discussion in our today's lecture. ओके गाइज, ग्लोबलाइजेशन को हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं. इसे भौगोलिककरण या वैश्वीकरण भी कहा जाता है. ग्लोबलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़. बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में मैंने एक डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन के तुम्हारे सामने रखी है कि ग्लोबलाइजेशन को पहली बात तो हिंदी में क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है एक तरह का इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरह का मतलब जुड़ाव है, ठीक है, किसी एक कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री से लेके और दुनिया भर के जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बीच के इंटीग्रेशन को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. और वो इंटीग्रेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ से रिलेटेड होना चाहिए. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड एज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन with a domestic economy with the rest of the world in terms of trade and investment. However, globalization is a complex phenomena. You cannot explain the process of globalization or globalization in a single stanza or in a single particular definition. It is a complex phenomena. All right, it is not only about the trade and investment, but rather than it also aimed at transforming the world towards greater independence and integration. ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी तक ही केवल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है सोशल नेटवर्क के थ्रू, एक इंडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को डेवलप कर रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन. Globalization, it is a creation of network beyond the geographical boundaries, social activities, etc. Globalization को हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के बियॉन्ड का कंसेप्ट है, ठीक है. जैसे आज इंडिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड कर रहा है. इंडिया ट्रेड्स विद चाइना, विद अमेरिका, विद मैनी यूरोपियन इकोनॉमीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, जापान. तो जितने भी कंट्रीज से अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है तो दीज ऑल द कंट्रीज़ आर अबव द जोग्राफिकल बाउंड्रीज. तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक इस तरह का कंसेप्ट है जो बाउंड्री लाइन के आगे, यानी जोग्राफिकल बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके बाकी सारे कंसेप्ट्स को ये बताता है कि कैसे दो कंट्रीज़ के बीच में या कैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में एक प्रोसेस है
ट्रेड का इंटीग्रेशन, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड. दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड इन अ शॉर्ट टाइम. ग्लोबलाइजेशन को हम बेसिकली वैश्वीकरण कहते हैं. एक इंटीग्रेशन है. किस चीज़ का इंटीग्रेशन है? कि दुनिया भर की मार्केट को एक साथ जोड़ने का ये प्रोसेस है, ठीक है. पहले क्या था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कम करती थी. अगर इंडिया का एग्जांपल हम बेसिकली ले तो बिफोर 1991, लेकिन 1990s के बाद जैसे ही भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया का ट्रेड क्या हो गया? फ्री हो गया. इंडिया ने फ्रीली तरीके से बहुत सारी कंपनीज से ट्रेड करना चालू किया. बहुत सारी मेंबर कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया, उन पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन करना चालू किया. बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इंडिया में इन्वेस्ट करने का. और आज की भी जो आप बीजेपी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, आज भी अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ही बाकी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं. इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो ही इज़ ट्रैवलिंग ओनली विद एन एक्सपेक्टेशन दैट remaining foreign countries will come and invest in our Indian economy, in our Indian territory, so that the benefit should be availed within the country as well as also to those country of which the company had invested the money into our domestic economy. तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने ये डिस्कस किया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. की ग्लोबलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? If we discuss about the importance of globalization, first is there will be a market linkage between many countries. सबसे पहला इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे इसका तो एक मार्केट लिंक हो जाता है बहुत सारी कंट्रीज से. एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में आपको पता है कि सैमसंग के फ़ोन बिकते हैं, नोकिया के फ़ोन बिकते हैं, बहुत सारे चाइनीज़ फ़ोन भी बिकते थे या अभी भी बिकते हैं. एप्पल के आईफोन्स बिक रहे हैं, एप्पल के मैकबुक्स बिक रहे हैं. So what is this? These products are not manufactured in India. These are not manufactured in India. They have been manufactured in the foreign countries. Likewise, if we take an example of Samsung only, so Samsung is a company of South Korea. Now it is a Korean company. Now what does it mean? That it is a Korean company and they have showed an interest to invest in India in the telecom sector. Why they had showed such interest? Because they have known that the demand for the cell phones in a country like India will be more. और अगर आप देखें तो जब तक ये चाइनीज़ फ़ोन्स ने इतना रेवोल्यूशन नहीं मचाया था इंडियन इकोनॉमी में, जब तक ये चाइना फ़ोन इतने ज़्यादा छाए नहीं थे भारत की इकोनॉमी में, तो आप देखेंगे कि सैमसंग और नोकिया ये दो फ़ोन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा भारत में चलते थे. इन्होंने रूल किया है. नोकिया ने रूल किया था पूरे इंडिया को एक समय पे, सैमसंग ने रूल किया था ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को एक समय पे. फिर समय बदलता गया, कुछ दूसरी कंट्रीज़ के फ़ोन आ गए और जब से चाइना ने अपने ओप्पो, वीवो ये सारे फ़ोन्स को लॉन्च करना चालू किया, रियलमी, रेडमी एंड दिस काइंड ऑफ फोन, सो it was like a revolution which has been created in the telecom sector in India. So this is what I have explained you about the Samsung companies in Korea, that those are not Indian companies, those are Korean companies, but now the market has been linked to the India also. This is first importance of globalization. Second is options, various options to customers. Yes, this is also a feature of globalization only. Now as I have taken the example of Samsung, Nokia, Moto G, Vivo, Oppo, Realme, Redmi, iPhone, etc. So the customer has been benefited with the multiple options available to him or her. अभी क्या है कि कस्टमर्स को हमको आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं. Either we can purchase Nokia phone, Samsung phone or Chinese phone or iPhone. What are their advantage and disadvantage? And what is most probably benefit to our works? So those phones are being purchased by us. तो अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारे options हैं. The number third is feature is globalization is that it creates a massive employment. Yes, this is the most important point of globalization. अभी इतनी सारी कंपनीज जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो not only they are investing it, the major thing is that
the Indians are being benefited with the employment in our country. अभी एक सैमसंग कंपनी अपने बहुत सारे ऑफिसेस लगाती है, इंडस्ट्रीज़ लगाती है प्रोडक्शन करने के लिए, और सिर्फ सैमसंग फ़ोन तो बनाता नहीं है, सैमसंग टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। तो उससे भारत में करोड़ों लोगों को कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है, लाखों लोगों को हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिला भी है उससे। So this is what the major issue in a country like India, where there is a huge population and almost all the population are in search of a reputed good jobs. So these IT sectors or these foreign companies are also very, very helpful to provide the jobs to the Indians aged between 18 to 25, 27, 30 or even more than that. So that will be beneficial. That is a most important feature of globalization. So first importance of globalization, we have discussed about the market linkage है कि नहीं। बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे में लिंक्ड हो जाती हैं, उनको एक नेटवर्क मिल जाता है काम करने का। सेकंड थिंग इज़ मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल टू कस्टमर। थर्ड इज़ मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फोर्थ इज़ प्रॉफिट टू दोज मल्टीनेशनल कंपनीज। What are multinational companies? Multinational companies means the companies which invest a huge amount of money as a capital into an economy. किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़े अमाउंट का अगर कैपिटल कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट, तो उसे हम कहते हैं MNCs कंपनी। तो ये MNCs कंपनी जो है, मैं आपको बताऊं कि ये MNCs कंपनी, these MNCs companies, I was saying that these MNCs companies made a huge profit all over the world where they have invested, and this is also an important feature of globalization. The next feature which we will be discussing is that a good source of revenue for domestic economy or domestic government. एक डोमेस्टिक कंट्री की गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स है ग्लोबलाइजेशन से जो भी कंट्रीज़ इन्वेस्ट करती हैं। लाइकवाइज सैमसंग अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, आईफोन अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो भारत सरकार उन्हें जगह दे रही है, ज़मीन दे रही है, अधिकार दे रही है प्रोडक्शन करने के लिए। इन रिटर्न टू इट भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, दे विल रिसीव अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, सो दैट विल बी बेनिफिटेड टू इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सिग्नल है कि हमें क्या है, रेवेन्यू का पैसा, टैक्स का पैसा मिल रहा है। So there are more features, multiple features can be there of globalization. Okay, these were some of the important and main features of globalization which I have discussed before all of you. So okay, today we will be discussing only about globalization's basic introduction and the feature of globalization. Okay, in the next video we will be discussing the pros and cons of globalization, as well as we will be discussing about outsourcing. Okay, till then complete all the pending works. You have to complete the homework. You have to complete the homework and send it into the groups. Okay, complete the notes up to this third chapter and first and second chapter of macroeconomics also. Okay, and thank you very much.